अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट एक बार के अंदर और हमारे साथ मौजूद है नौजवान वकील राना मुबश्शिर खान साहब। हम उनसे आज जानने वाले हैं कि ये जो फार्म 40 और 47 के जो मामलात इस वक्त बड़ी पेचीदगी इख्तियार कर गए हैं, उनके बारे में लॉ क्या कहते हैं। देखें, बेसिकली फॉर्म 45 और 47 और 48 और 46 ये सब इलेक्शन कमीशन रूल्स के तहत ये एक फॉर्म है। बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है जिसके मुताबिक जितना भी जो भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी रिज़ल्ट होता है उसको कंपाइल करके उसके अंदर वो दर्ज करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 45 क्या है। फॉर्म 45 को वोट ऑफ द काउंट भी कहते हैं। ये एक काउंट होता है जो एक स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन को जो जितना भी वोट उस टोटल रजिस्टर्ड वोट कितना है और टोटल वोट कास्ट कितना हुआ है और कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं और किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं, ये सारे दर्ज उस फॉर्म 45 पर दर्ज होते हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उसका जो पोलिंग ऑफिसर होता है उस सारे रिज़ल्ट्स को कंपाइल करके जितने भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर उनके फॉर्म 45 पे ऊपर दस्तखत लेके जितने भी कैंडिडेट के जो भी पोलिंग एजेंट होंगे उस पर साइन करेंगे। उसको फिर उसके जो फाइनल साइन होते हैं वो पोलिंग जो ऑफिसर होता है जो मुतलका पोलिंग स्टेशन का वो उसको साइन करता है। वो सारा जो फॉर्म 45 है वो जाके मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर जो उस हल्के का रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके अंदर जमा करवाते हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो फॉर्म 47 एक जो इशू करता है उस पर टोटल वोट जितना कास्ट हुआ है और उस हल्के का टोटल रजिस्टर्ड वोट और जितने रिजेक्ट हुए हैं किस कैंडिडेट के कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं वो भी उसके अंदर वो उसके दर्ज करते हैं। अब जो यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि पीटीआई जो क्लेम करती है कि वो फॉर्म 45 पे जो उसका जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक जो उनकी सीटें बनती हैं 170 के करीब बनती हैं, जबकि फॉर्म 47 के मुताबिक जो उनकी सीट है वो 100 के लगभग उन्होंने जो इशू की हैं। अब इसमें जो एक कम्प्लेक्स जो है एक कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हो रही हैं वो ये है कि जो लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जो फॉर्म 47 है उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेस करता है फॉर्म 45 पे, क्योंकि जो कंपाइल किया उन्होंने रिज़ल्ट फॉर्म 45 पे उसको जो भी उन्होंने जमा किया है वो मुतलका पोलिंग स्टेशन का एक हलके में अगर 100 पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं तो 100 पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है उसको ऐड अप करके और जितने भी रिजेक्ट वोट हैं उसको ऐड अप करके टोटल फिर उस पर बेस करता है फॉर्म 45 जो एक वो भी एक गैर हतमी रिज़ल्ट होता है, वो भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं होता फॉर्म 45। असल जो फाइनल है वो फॉर्म 49 होता है जो ऑफिशियल गज़ट जिसको एक हतमी रिज़ल्ट कहा जाता है। अब जहाँ पे डिस्प्यूट ये आ रहा है कि पीटीआई ये क्लेम करती है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी सीटें ज़्यादा बनती हैं, वो रिज़ल्ट और फॉर्म 47 वाला रिज़ल्ट वो आप उसमें कंट्राडिक्शन आ रही है। ये जो मसला है इसको ऑब्वियसली वो उन्होंने चैलेंज भी किया है। आज भी 2-3 केस हाई कोर्ट में चैलेंज किया। एक जस्टिस बाकर नजफ़ी की कोर्ट में सलमान अकरम राजा का केस हुआ, उसका भी अभी डिसीजन अभी पेंडिंग है, अभी महफूज कर लिया उन्होंने फ़ैसला, शायद आज या कल तक सुनाया जा सके तवक्को। उसके अलावा जस्टिस आलिया नीलम के पास रिहामा डार का जो केस था उन्होंने वो जो चैलेंज किया था ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़, जो मुतलका जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको पार्टी बनाया गया है, तो वो भी अभी तक वो पेंडिंग है। अभी मेरा ख्याल में उसमें आज नोटिस हो जाएंगे। तज़ाद आ रहा है ये सारी ख़बरों का और सारी चीज़ों का। अल्टीमेटली ये एक आप कहेंगे ये डिले एक पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंसेस हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। ये जो भी सॉर्ट आउट जो मसले हो रहे हैं इस पर आवाम की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स है वो एक गैर तसल्ली बख्श इस इलेक्शन रिज़ल्ट को कहा जा रहा है, ये एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। लेकिन मैं हम यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है वो ये है कि फार्म 47 को बेस बनाया जाएगा कि फार्म 45 को। बेसिकली तो फार्म 47 तो 45 की ही बेस पर बनाया जाता है, लेकिन वो रिटर्निंग ऑफिसर एक बड़ा ओहदे का बंदा है, वो उसको सिग्नेचर करके इशू कर रहा है। तो अब जो ये तज़ाद है ये अकॉर्डिंग टू लॉ हल कैसे होगा, ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो एक मसला आ रहा है जो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है दोनों के रिज़ल्ट में। अब सबसे पहले तो कोर्ट देखेगी फॉर्म 45 पे रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा इस वजह से है कि वहाँ पे जो मुतलका पोलिंग एजेंट हैं हर कैंडिडेट का उसके साइन शुदा है, वो उन्होंने उसको तस्दीक की है, सबके अंगूठे लगे हुए हैं ऊपर।
वो एक रिजल्ट जो कंपाइल उस पर तो ऑब्वियसली आप वो एक आदमी के कंट्रोल में तो नहीं था, उसमें तो हर पार्टी का वो कैंडिडेट उसमें शामिल था। अब जो फॉर्म 47 है उस पर आके उन्होंने वो चीज़ें जो गड़बड़ की है या किसी ने भी की है या करवाई गई है, जो भी मामलात हैं वो तो ऑब्वियसली वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो एक्चुअल रिजल्ट है वो तो फॉर्म 45 वाला है। अब उसके बाद जो किस तरह चेंजिंग हुआ और कौन से वोट रिजेक्ट हुए, आया कि वो जो वोटर रिजेक्ट हुए को वो वाकई ही रिजेक्टेड वोट थे या करवाए गए हैं। इसके लिए कोई एग्जाम्पल केस भी सेट होंगे ऑलरेडी जो अदालत में पहले इससे पहले इलेक्शंस के अंदर, जनरल इलेक्शंस के अंदर देखे गए होंगे, तो उसको बेस बनाकर ही फैसला दिया जाएगा कि या कोई नई रवायत भी कायम की जा सकती है क्या? आइंदा ऐसा नहीं फॉर्म 47 नहीं फॉर्म 45 को ज़्यादा बेस बनाया जाए, तो एक नई एग्जाम्पल भी कोट की जा सकती है। देखें, पाकिस्तान में जुडिशरी सिस्टम है ना, उसमें आए दिन एक नया फैसला आता है और पिछले के बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कोई इसमें प्रेसिडेंट हैं काफ़ी जो जिस तरह 2013 वाले इलेक्शन में इमरान खान ने 4 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसको चैलेंज किया, उसके बाद उसकी रिकाउंटिंग हुई, उसके बाद वो फैसला आया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह आजकल फैसले हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पुराना प्रेसिडेंट को आगे रख के फैसला करते हैं। हर फैसला की अपनी नोयत क्या है और अपने ग्राउंड्स पे वो सेट होता है। आप देखें कि अब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट अपनी इलेक्शन लेकिन हमायत याफ्ता थे पीटीआई के, और अब वो किस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। तो आया कि ये वही रूल फॉलो डिक्टेशन लेंगे जो इनको पार्टी की जानिब से दी जाएगी, या अपनी अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर करनी चाहिए कि आया के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिन्होंने जो बैक्ड बाय पीटीआई थे, आया कि वो जमात का हिस्सा थे या नहीं थे। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इंतखाबी निशान था बैट उसको जब वापस लिया गया, तो जितने भी कैंडिडेट थे वो अब पीटीआई के नहीं रहे, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। उसको फिर इलेक्शन कमीशन ने एक इंडिपेंडेंटली जो जिस तरह एक अलॉटमेंट होती है सिंबल्स की, उस तरह अलॉटमेंट हुई, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो ये चीज़ तो वाज़ेह है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो किसी पार्टी का डिसिप्लिन में नहीं है और ना ही किसी पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी भी विदन आफ्टर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन विदिन 3 डेज वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते। जिस तरह पिछले हमने देखा कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जो चौधरी शुजा काफली का जो एक केस चला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें ये डिसाइड हुआ कि कोई भी अगर कैंडिडेट अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको नाअहल कर दिया जाएगा, उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। तो ये हमने अब इसमें डिफरेंस है कि जो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं आते, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। कल भी एक कैंडिडेट मेरा गालबन एक नूली को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आएगा। लेकिन ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और तरह होंगे। अब ये इस पे पार्टी कौन सी पार्टी में जाते हैं तो वो उसी रेशो पे उसकी जो रिज़र्व सीट हैं वो भी ओबियसली काउंट होंगी। जी, ये हम वकील राना मुबशिर खान जो माहिर कानून भी हैं, हम उनसे अकॉर्डिंग टू लॉ इस बात के ऊपर तज्ज़िया ले रहे थे कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है।